दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। निबंध की ये आज की चौथी क्लास होगी आपकी। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट पर, जो कि थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। और इसको हो सकता है कि आपके 2 क्लास में ये टोटल जो है आपको निबंध पूरा होने को दिखे। फिर भी हम बात करेंगे डिटेल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए टॉपिक रहेगा। और इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, क्या इसमें जो है आपके सारे डायमेंशन होने चाहिए, क्या है ये कॉन्क्रीट आपके ऐसे के रूप में, मूर्त ऐसे के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सारे डायमेंशन लगभग जो है आप 17 के 17 गोल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है टारगेट किए गए हैं, उसमें भारत की क्या स्थिति है, क्या भारत सरकार कर रही है, इन सभी मुद्दों पर डिटेल बातचीत करेंगे। तो इससे पहले हमने कई टॉपिक देख लिया है दोस्तों, जिसमें हम विशेषकर जो है बात कर चुके हैं निबंध कैसे लिखें, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर डिटेल बातचीत हो चुकी है। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य और भारत। निबंध संख्या जो है आपका 2 है। और कुल इसमें हम लोग 15 निबंध की पूरी श्रृंखला देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य और भारत। और भारत, SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड इंडिया, इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे आज के निबंध की इस क्लास में। और दोस्तों आप सभी को पता है कि SDG गोल से प्रतिवर्ष जो है प्रश्न कुछ न कुछ प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, निबंध में आपको रहते हैं। और इस SDG 17 जो गोल्स हैं उसको कैसे मेमोराइज़ करें, हमने ऑफलाइन क्लास में बताई है आप सभी को। 100% जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो है चीज़ें याद रहती हैं। आप भी याद कर सकते हैं। इसके लिए जो है इसमें ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा वो करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को ये सारे लक्ष्यों के बारे में, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या भारत की स्थिति है, क्या भारत सरकार इसमें कर रही है, इन सभी मुद्दों पर डिटेल बातचीत करेंगे। तो इसके लिए पहला आपको काम क्या करना है दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि फर्स्ट स्टेप जो है आपका क्या होना चाहिए, इसकी फ्रेमिंग करना। फ्रेमिंग यानी कि ड्राफ्टिंग भी इसको हम कह सकते हैं। मैंने बताया था कि आप कभी भी निबंध लिखें तो इसकी कम से कम 5 से 7 मिनट जो है ड्राफ्टिंग करें। इसमें आपको 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। और इसके सभी डायमेंशन को खोल करके आप जो है अपने पेजेस जो है वो फिक्स कर लें, जिससे कि आप क्या होगा कि आपको लिखने में आसानी होगी, आपका पूरा कंप्लीट ऐसे होगा, सारे डायमेंशन कवर होंगे, साथ ही साथ जो है आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो आप यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, किसी एक विषय पर, किसी एक आयाम पर बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख देते हैं और दूसरे आयाम को छोड़ देते हैं। सभी आयामों को संरक्षित करते हुए, सभी आयामों को एक साथ रखते हुए हम जो है कोशिश करेंगे कि इस निबंध को अच्छे से फ्रेम करें। तो चलिए आइए हम फ्रेमिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो फ्रेमिंग है वो कैसी होगी, क्या होगी। तो पहला, जैसा कि मैंने बताया है आप सभी को कि हमारा जो पहला टॉपिक होता है वह इंट्रोडक्शन ही होता है। सभी आप जो हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछली क्लासेस कर रहे हैं लगातार, उन सभी को पता है कि ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है हमारा वो है, होता है आपका प्रस्तावना का। प्रस्तावना के बिंदु मैं आपको दे दूंगा और एक अच्छी सी कहानी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं साधन, जैसे कि अब
किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। स्पेशली जो एक कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री जैसे होगी, उसको सस्टेनेबल कैसे हमें रखना है, उन सभी पर, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा हो, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन जो है वाटर हो, या आपको किसी भी प्रकार से सिटीज़ के बारे में बात करनी हो, क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करना हो, आपका जो है जो भी एक दूसरे के बीच कोऑपरेशन की बात हो, इन सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया जाता है। तो पहला हमारा प्रस्तावना होगी जिसको हम इंट्रोडक्शन, जो कि एक कहानी से आप शुरू करेंगे, ठीक है ना। कहानी मैंने क्लास में बताई है, आप अपनी कहानी डाल सकते हैं। कहानी के अलावा भी कुछ आप मुद्दों को लिखेंगे, उन मुद्दों को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप जो है अपने निबंध को आगे बढ़ाएं। तो इसमें लगभग हमें कोशिश करनी कि ये 7 से 8 बिंदु जो है हमारे इसमें समाहित हो जाएं, जिससे कि हमारी जो है हमारा कंटेंट जो है वो पूरा हो जाए। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि सतत विकास के बारे में बात की गई है, तो दूसरे टॉपिक पर हम दूसरा जो बिंदु होगा, और इसको हम लिखते भी रहें, 2 पेजेस जो है हम यहाँ पर देंगे इंट्रोडक्शन पर, ठीक है ना। अब दूसरा बिंदु है जो है सतत विकास क्या है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब इसकी एक कॉन्क्रीट परिभाषा जो है आप लिख सकते हैं। सतत विकास क्या होता है दोस्तों। वर्तमान में हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। आज देखते हैं कि हमारा देश या विश्व में बहुत सारे ऐसे देश जो है विकास की एक नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इन विकास की ऊंचाइयों के छूने में हमने क्या क्या खोया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है हमें क्या करेंगी, हमें कोसेंगी। जैसे कि हमने अपने संसाधनों का अतिशय उपयोग कर लिया है, जैसे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, इन सभी के, जिसके कारण जो है समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो संसाधनों का उपयोग कैसे करें, हाउ वी कैन यूज़ आवर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ये सतत विकास की मुख्य जो है धारणा होती है, जिसमें हमारी फ्यूचरिस्टिक जो भविष्य की पीढ़ियां होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो यानी कि वर्तमान के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हम करें जिसमें भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन संरक्षित रहें, इसको हम सतत विकास कहते हैं। सतत विकास की परिभाषा हम एक अच्छी सी लिखेंगे, उसके बाद जो है उसके विभिन्न आयामों को हम चर्चा में लाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि सतत विकास क्या है। तीसरा जो हमारा प्रमुख बिंदु होता है दोस्तों, अब सतत विकास के बाद हमारा जो प्राइम जो कंटेंट है, वो प्राइम जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, सतत विकास लक्ष्यों को लिखना। तो हम उसके बाद सतत विकास लक्ष्य क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है, व्हाट इज SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहाँ भी हम SDG लिखें तो आप यहाँ पर समझ जाया करें कि इसके बारे में हम किसकी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में लिखने में आसानी हो जाती है, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो यूनाइटेड नेशन ने 2015 में कुछ लक्ष्य डिसाइड किए थे, जो कि टोटल 17 हैं, और उनके 169 जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी कि टोटल टारगेट हमारे 17 है, लेकिन उनके सब टारगेट जो है 169 है। भारत की स्थिति हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ SDG गोल्स। तो 2015 में यूनाइटेड नेशन ने इसको पारित किया था, जिसे जनवरी 2016 में हमने एडॉप्ट किया था, यानी कि इसको लागू किया गया था। 2017 में भारत सरकार ने इसे क्या किया था, अपनाया था, और इसके विभिन्न आयामों पर विभिन्न सरकारें जो है काम कर रही हैं। कुल SDG गोल्स 17 हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे और उनके विभिन्न पक्षों को देखेंगे, भारत की स्थिति देखेंगे, और इसमें क्या क्या कंक्लूजन हम दे सकते हैं वो देखेंगे। अब जो तीसरा हमारा है
तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि सतत विकास लक्ष्यों में भारत की स्थिति, ठीक है ना। चौथा हमारा पॉइंट जो होगा सतत विकास लक्ष्य और भारत, जो हमारा मेन टॉपिक है। भारत की स्थिति, वर्तमान में हम कोशिश करेंगे कि इसको वर्तमान में, इन करंट सिनेरियो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसडीजी गोल इन इंडिया। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसडीजी इन इंडिया। ये करंट सिनेरियो में हम लोग इसको देखेंगे, जिसके डेटा जो है आपको जब भी आपको निबंध लिखना हो, 2025 में लिखना हो, 2026 में लिखना हो, 2024 के मेंस में लिखना हो, तो आप सभी जो है क्या कर सकते हैं, इसका करंट का डेटा ले सकते हैं। ये 2030 तक के लिए लक्ष्य रखे गए हैं, 2015 में ये अडॉप्ट किए गए थे, 2030 तक के लिए रखे गए हैं। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है पूरा कंप्लीट, अब यहाँ पर जो है सतत विकास लक्ष्य है क्या है, इसके बारे में आप 1 पेज में समझा सकते हो, ठीक है ना। सतत विकास 2 पेज में आपका सतत विकास लक्ष्य टोटल 17 है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा जगह भी लगेगी, तो ये 2 पेज आपको कवर कर लेंगे। सतत विकास लक्ष्य में भारत की स्थिति जो है वो 2 पेजेस में लिखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा लगेंगे आपको, ठीक है ना, 2 से 4 पेज लग सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, सतत विकास लक्ष्यों के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, ठीक है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको 2 पेज में कवर करेंगे। एसडीजीज प्राप्त के लिए प्रयास, एफर्ट्स जो कि एफर्ट्स of Indian government to achieve SDGs, ठीक है। ये 5वां बिंदु है, तो टोटल 5 बिंदु हमारे हो गए। अभी क्या है कि ये तो हो गया टोटल जो है आपका ऐसे का लगभग जो है 70% कंटेंट। यहाँ पर जो है आप 2 पेजेस यहाँ पर दे देंगे, थोड़ा पेजेस ज़्यादा होंगे तो आप इसमें कट कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, तो 7, 2, 8 हमारे पास, और कितने लगभग 12 पेज में हम लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है इसको 100 पेज में 100 शब्द लिखते हैं एक पेज में, कुछ लोग जो है 120 से 25 लिखते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप जो है आप इसको सेटअप कर लेंगे। मैं 100 शब्द पर पेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा 5वां बिंदु क्या है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 हो चुका है। छठा बिंदु क्या है? छठा बिंदु क्या है? वह एसडीजी गोल्स प्राप्त करने में भारत सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियां, ठीक है ना। इसको एसडीजी गोल्स प्राप्त करने में भारत सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियां।
तो हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। challenges faced by Indian government to achieve SDGs। तो ये हमारा छठा बिंदु रहेगा जिसको हम 2 पेज में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या चुनौतियां हो रही हैं इसको जो है 1 पेज में भी आप कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप जिस तरीके से आप लिखना चाहो। अब उसके बाद हम कुछ समाधान देंगे, रेमेडीज, चुनौतियों को रेमेडीज देंगे। फिर हम कुछ बात करेंगे सजेशंस की। ये सजेशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सुझाव जिसको हम सजेशंस कहेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की बात करेंगे, ठीक है ना। निष्कर्ष की बात करेंगे। क्लियर है। तो इसको आप 1 पेज और 1 पेज टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेज और 12 2 14 पेज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग कहीं कहीं कट डाउन कर लेंगे जहाँ पर स्थिति हो, जैसे कि ये जो है आपका 1 पैरा में भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको इसी दोनों को 1 पैरे में कर लेंगे, यानी कि 1 पेज आपका यहाँ बच जाता है। ये दोनों पेज में तो आप कमी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है सरकार के समक्ष जो है चुनौतियाँ, ये जो सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ जो हैं वो 1 पेज में कर सकते हैं, यानी कि 2 पेज आप कट डाउन अभी भी कर सकते हैं। तो ये पहले तो हमें जो है एक ऑलमोस्ट आपको ना ओवरऑल आइडिया लग गया कि आपको इस निबंध में करना क्या है, जिससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। हम जो है ना परेशान रहते हैं कि किस तरीके से निबंध लिखें, तो पहले फ्रेमिंग ही नहीं, मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि लगभग जो है ना 99% बच्चे जो है वो डायरेक्ट लिखने लगते हैं। इससे जो है आपको क्या होगा, आप जो है अपनी दिशा से भटक जाएंगे, आप जो है यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा निबंध बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देंगे, किसी पॉइंट को एकदम पूरी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे कि आपका हमेशा जो निबंध रहता है वह अधूरा रहता है, ठीक है ना। निबंध देखिए कोई बेस्ट निबंध होता नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप लगभग सभी पक्षों को छू दें, उसकी समस्याओं को बता दें, भारत द्वारा किए जाए प्रयास को बता दें, तो आप जो है इसमें क्या करते हैं, आप अपर हैंड ले लेते हैं। तो हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। फ्रेमिंग क्यों आवश्यक है, आप जो है यूनिडायरेक्शनल ना हो, ठीक है ना। उसके विपक्ष में भी कुछ चीज़ें सोचें, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि आपके पास शब्द सीमा को आप फॉलो करते हैं, लिखने के लिए। तीसरा फायदा क्या होता है कि आप जो है कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। फ्रेमिंग बनाने के फायदे क्या है कि यू विल फील कॉन्फिडेंट, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास जो है नए विचार अब अगर आते हैं तो इसमें समावेश भी
आप कर सकते हैं। नए विचारों के समावेश के लिए भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। अब इसका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, नीचे वाले सबसे अंतिम बिंदु जो हमने लिखा, नए विचारों का समावेश कैसे आप करेंगे। आप पहले फ्रेमिंग करेंगे, आपने एक पैरा लिखा, इंट्रो लिखा, उसके बाद कुछ नए विचार आ गए, तो आप क्या करेंगे, फ्रेमिंग में ही यहाँ पर छोटा पॉइंट बना के यहाँ ऐड कर लिए कि कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, हम जो है इसके मुख्य बिंदु में ये लिख सकते हैं। अब समस्या आती है कि क्या एसडीजी गोल सभी को पूरी तरीके से याद है। नहीं याद है तो दोस्तों मैं क्लास में आपको कंप्लीट रूप से याद करवाता हूं और आपको जान के हैरानी होगी कि आप जो है कुछ ही मिनटों में इस एसडीजी गोल्स को 100% जो है मेमोराइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, 100% लिख सकते हो। तो इसके लिए जो है हमारे पास यहाँ ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में उतना टाइम रहता नहीं है। आप ऑफलाइन क्लासेज में हमसे मिल सकते हैं, जिससे मैं आपको टेक्निक तरीका बता सकूं, जिससे कि आप जो है आसानी से मेमोराइज कर सकें और उसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की। हमने यहाँ पर देख लिया कि एसडीजी गोल्स के बारे में हमने लिखना था, ये हमारा टॉपिक है। निबंध संख्या 2 है। इससे पहले हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट निबंध कर चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट निबंध में हमने क्या किया था कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है परंतु लालच की नहीं। गांधी जी का एक कोटेशन है, उसके बारे में हमने डिटेल में, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको पूरा कंप्लीट देख लें। उस क्लास उसके आधार पर हमने उसको पूरा फ्रेम कर दिया है, एक कंटेंट आपको दे दिया है, आप उस पर निबंध लिख करके हमसे चेक करवा सकते हैं। जो लोग भी ऑफलाइन में निबंध लिखे हैं, लगभग सबकी कॉपी चेक हो चुकी है। 2-4 कॉपियाँ बची हैं, जो कि अब कल से आपकी एसए की क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं ऑफलाइन में। 3 दिन लगातार आपको निबंध रहेगा। 3 दिन में हम जो है 3 से 4 निबंध जो है, 4 से 5 निबंध जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। ये आपको मेरे बताने के चक्कर में ये समय ज़्यादा लग रहा है फ्रेमिंग करने में, लेकिन आप जब इसके अभ्यास हो जाएंगे तब मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। पहले 10 मिनट लगेगा, फिर धीरे धीरे आप जो है इसको कम कर सकते हैं और 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो अगर 4 से 5 मिनट में आपने फ्रेम कर लिया, कुछ नोटेशन, कुछ कोटेशन, कुछ अन्य चीज़ें जो है वहाँ पर कोट करके आप क्या कर सकते हैं, फ्रेमिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि उसको देख के यह पूरा निबंध लिख लेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना पर। पहला जो हमारा टॉपिक है, इसको हमने कुल 8-9 टॉपिक में बांट कर रखा है, जिसमें अगर आप प्रस्तावना 2 पेज कंक्लूजन कर लेते हैं तो बाकी पे एक पेज जो है आप लिख करके ये टोटल जो है निबंध को भी पूरा कर सकते हैं। 10 से 12 पेज आपको लिखने होते हैं, जैसी आपकी शब्द सीमा, आपकी जो राइटिंग है उसमें आती हो। तो यहाँ पर पहला हमारा जो है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, क्या हम लिखेंगे इसके बारे में ये आप स्वतंत्र हैं। इसलिए मैं आपको सभी को बोलता हूँ कि जो लोग भी ऑफलाइन क्लासेस के हैं स्टूडेंट, वो जो है अपना प्रयास करें प्रस्तावना में। प्रस्तावना देखिए आपका अपना होगा तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आप क्या करें, और जो लोग भी नए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं, वो लोग कभी भी हेडिंग डाल के नहीं लिखेंगे। ये मैं आपको याद करने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए जो है हेडिंग डाल के और जो है पैराग्राफ्स नहीं बना रहा हूँ मैं। पैराग्राफ में पॉइंट वाइज में दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको याद करने के पर्पज़ से है, ना कि ये आपको क्या करेंगे ना है सीधे जो है एग्ज़ाम में ले जाके ऐसे ही लिख देना। ऐसे नहीं, ऐसे बचकाना माना जाएगा। ये मैं पढ़ाने के पर्पज़ से, आपको मेमोराइज करने के पर्पज़ से मैं हेडिंग दे रहा हूँ, आपको फ्रेम करा रहा हूँ। ये सभी नहीं, आपको सीधे जाके एग्ज़ाम में पैराग्राफ्स में लिखना है। जैसे प्रस्तावना आपने शुरू की, तो प्रस्तावना में आपको क्या करना चाहिए, इसमें कुछ कहानी बनानी चाहिए, ठीक है ना। कहानी, कुछ वार्तालाप से आप शुरू कर सकते हैं, कुछ जो है कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो उससे शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप कहानी लिखते हैं तो कहानी लगभग जो है कम से कम आपकी 1 पेज की हो, जिसमें सारे मोटो कन्विंस हो चीज़ें जो है आपको एक दूसरे, मतलब आप जो है इसको प्रसारित कर सकें, जो भी पाठक है, जो आपका एग्जामिनर है, वो समझ सके आपकी समस्याओं को।
अब इसके लिए कहानी कैसी होनी चाहिए, तो आप जो है किसी देश के बारे में आप लिख सकते हैं, किसी जैसे कि हम भारत के बारे में लिख सकते हैं कि भारत जो है कैसे कैसे जो है आज़ादी के बाद जो है विभिन्न क्षेत्रों में, अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे आप देखेंगे कि भारत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बढ़िया कार्य किया है। तो गोल नंबर 9 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इनोवेशन है। इनोवेशन में भारत सरकार जो है अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके आप जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी आप बता सकते हैं एक ग्रामीण परिवेश को लेकर के। एक गांव है, एक काल्पनिक गांव, एनेक्डोट इसको बोलते हैं, इस तरीके के आप कहानियां बना लीजिए जिसमें आप जो है बचपन में रहा करते थे। वहाँ किसी प्रकार की सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, इस तरीके के आप जो है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित खास करके होती क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आपका बिजली, पानी, सड़क और आपके रहने के जो संसाधन हैं, जैसे कि स्कूल है, आपको जो आगे बढ़ने के लिए स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस प्रकार से है या नहीं है। तो आप एक काल्पनिक कहानी बनाएंगे कि मैं गांव में रहता था, ठीक है ना, या आप 2010 से पहले की बात कर लें, 2015 से पहले की बात कर लें, जब SDG गोल्स फॉलो नहीं किए गए थे, मतलब अभी लागू ही नहीं हुए थे। तो उससे पहले आप अपने गांव में रहते थे, तो आपके गांव में क्या क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं का इतना मार्मिक वर्णन करना है, मतलब इस तरीके से बताना है कि एक बेसिक चीज़ जो हमें अगर किसी का प्रसूति कराना है, किसी का डिलीवरी करानी है महिला की, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, अभी भी कुछ हैं नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, जहां पर अगर हॉस्पिटल समय से उनको ले जाना पड़े रात में, तो ना तो कोई गाड़ी है, ना तो कोई संसाधन है, ना ही रोड है, तो उनको कैसे वहाँ तक ले जाया जाए। आज भारत में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं। तो उस गांव की कहानी जो है आप बना सकते हैं कि हम जो है किन किन चीज़ों से वंचित थे। पहले रोड नहीं था, रोड अच्छा नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं। फिर हमारे पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, हमारे पास जो है पीने का पानी जो है टैप वाटर नहीं था, पानी तो वैसे आपको गांव में आसानी से मिल जाएगा, टैप वाटर नहीं था, स्वच्छ पानी नहीं था, फिर हमारे पास स्कूलिंग सिस्टम नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था। अब जब हम देखते हैं, जब हम वापस गांव में 10 साल बाद, 15 साल बाद जा रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे गांव में वो सारी सुविधाएं हैं जो शहरों में हुआ करती हैं। शहरों में जो सुविधाएं, जो समस्याएं आपने दिखाई हैं, उन सभी समस्याओं को, तो इस तरीके से भारत ने आज़ादी के बाद या 2010 के बाद किस तरीके से विकास किया है कि भारत के जो गांव-गांव हैं उनको जो है हर घर नल का जल से जोड़ा गया है। हमारे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है हमारी बहुत सारी जो है गाँव को ODF फ्री किया गया। उसके बाद जो है हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, हमारे पास जो है अच्छे रोड हैं, ठीक है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, गोल नंबर 9 को क्या करता है, टारगेट करता है, और गोल नंबर 9 जो है हमारा इतना व्यापक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो है वो सभी क्षेत्रों में, और उसमें अगर कहानी आप लिखिए तो कहानी में आप उसको सस्टेनेबल से ज़रूर जोड़िए। यानी कि अब जो रोड बने हैं वो अलग तरीके के रोड बन रहे हैं, उसमें बहुत सारा कंक्रीट और ये जो पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं लग रही हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे बिल्डिंग्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उसमें जो है अपना वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लग रहा है, और साथ ही साथ उनमें जो है सोलर पैनल लग रहे हैं, जिससे कि बिजली की समस्या भी नहीं हो रही है। इस तरीके से कुछ ऐसी कहानी बनाइए जिसमें जो है मैंने आपको एक गाइड कर दिया। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखे हैं, उन कहानियों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। उसके बाद एक पेज लिखने के बाद एक पेज में भूमिका आपने बना ली कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मान लीजिए इसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में आप जो है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, या जैसे कि हम गोल नंबर हमारा जो है 5 है, 5 में हम बात करते हैं
जेंडर इक्वलिटी की। तो जेंडर इक्वलिटी पहले क्या थी, पहले महिलाएं क्या करती थीं, आज क्या कर रही हैं, उसको लेकर के एक ग्रामीण परिवेश की या शहरी क्षेत्र की कोई कहानी आप बना सकते हैं। लड़कियों के लिए अब जो है रोज़गार के बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, राजनीति में वो आप कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने से जो है अब लागू होने से अब क्या होगा कि सभी 33% महिलाओं का वो होगा, महिलाओं की भागीदारी जो है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में बढ़ रही है। इन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और उनका जो जितना भी उनका डेवलपमेंट हुआ है वो सभी डेवलपमेंट जो है आप दिखा सकते हैं। उस तरीके से एक कहानी बना सकते हैं गोल नंबर 5 को लेकर के। तो इसमें गोल 17 हैं, 17 के 17 गोल में से किसी को लेकर के, गरीबी को लेकर के आज देख रहे हैं हमारे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया है। तो कोई भी आप कहानी बनाएंगे तो उस कहानी का एक मोटो होना चाहिए, एक गोल से कनेक्टेड होना चाहिए। और उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हमने गोल नंबर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक कहानी बना ली। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये केवल गोल नंबर 9 को क्या करता है, केवल गोल नंबर 9 जो है इतना ज़्यादा, अगर केवल गोल नंबर 9 में 9 के एक पार्ट में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट है गोल नंबर 9 का, उसको लेकर के हम इतना सुधार कर सकते हैं। तो अन्य लक्ष्य क्या क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा एक भूमिका और बनाएंगे कि जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, अब इसको थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करेंगे। भारतीय अनुच्छेद 21 के तहत हमें मानवीय जीवन जीने का अधिकार है। जिसमें अब ये पैरा में लिखेंगे आप, जिसमें बहुत सारे अधिकार हैं। अब मैंने आर्टिकल 21 क्यों उठाया, क्योंकि यह मनुष्य के अधिकार की एक ऐसी श्रृंखला है। आर्टिकल 21 अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है क्या है, ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा एडवोकेट करता है। ये करता है क्या कि इसमें हम जो है, जिसमें हमारा क्या है, स्वच्छ जल, वायु, भोजन और जो भी आदर्श दशाएं हों, एक व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना, हमने मिला है। परंतु हम आज भी उसके लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम आज भी, या कह सकते हैं कि हमारी अधिकतम आबादी जो है आज इन सभी दशाओं के लिए भी संघर्ष कर रही है, ठीक है ना। संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस संघर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है साधने के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। इन सभी संघर्षों को दूर करने के लिए यूएनओ द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं। उनके बारे में हम अलग से देखेंगे। महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं
जो क्या बोलते हैं उसको, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मूलभूत आवश्यकताएं, हमने क्या लिखा है, इन सभी संघर्षों को दूर करने के लिए यूएनओ द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे हैं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब इसके बाद जो है एक पैरा आप ये रखेंगे कि हमारे सामने वर्तमान में चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है ना। हमने विकास की एक ऐसी सीढ़ी तय कर ली है जिसमें हम बहुत आगे चले गए हैं, जिसमें हम क्या कर दिखाएंगे, वर्तमान समय में मनुष्य विकास को लेकर के इतना आगे बढ़ गया है कि नित्य प्रतिदिन हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अब नई ऊंचाइयों में आप क्या क्या चीजें दिखा सकते हैं वो आपके ऊपर है। यहाँ हम कुछ मुद्दे लिख रहे हैं जिनको आप पैराग्राफ में क्या करेंगे, समेटने का प्रयास करेंगे। जैसे आज मनुष्य जो है इतना आगे बढ़ गया है कि हम जो है देखते हैं आए दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो विज्ञान की तकनीकी में हो, चाहे वह क्या हो, हमारे सामाजिक जीवन में हो, आर्थिक जीवन में हो, सभी को नई चीज़ें सीखने, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, एआई, ठीक है ना, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप जो है रोबोटिक्स, ठीक है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आपका, और भी बहुत सारी जो ऑटोमेशन, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, ठीक है ना, ये सारे टर्म्स मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको लिखने के लिए। मनुष्य नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाइयां सीख रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जो आज की नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन थ्योरी, ड्रोन सिस्टम है अपना, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6G की तरफ बढ़ रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी हैं, 6G है, 6G टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, ड्रोन फैसिलिटी है, और भी वार्स के हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, हम जो है अंतरिक्ष में बहुत सारे, परंतु ये हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं जिसमें ये सारी हैं, ठीक है ना,
जिसमें ये सारी तकनीकी हमने देखी है। परंतु यहीं पर हमें क्या प्रश्न पूछना है कि क्या ये विकास जो है वह संवहनीय है, सतत है? क्या यह विकास सतत विकास है? सतत, सतत का मतलब सस्टेनेबल, इसको संवहनीय भी कई जगह है, संवहनीय या सतत या सस्टेनेबल, ठीक है ना, ये सभी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या यह विकास जो है वह संवहनीय है? अगर नहीं है, अगर इस विकास को संवहनीय नहीं किया गया, सतत नहीं किया गया, तो क्या आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेंगी? आइए देखते हैं सतत विकास होता क्या है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समस्या होती है कि एक पैरे से दूसरे पैरे को कैसे कनेक्ट करें। तो पहले तो हमें समझना होगा, पहले तो हमने एक भूमिका बनाई, भूमिका में हमने एक कहानी, वार्तालाप, कोटेशन, किसी भी माध्यम से हमने क्या किया, कोशिश करिए कहानियाँ लिखने की और एनेक्डोट लिखने की। आप जो है, जिससे क्या होता है कि आप जो है ना एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढर्रे में उसको पिरो सकते हैं, और जो हमारे कॉपी चेक करने वाले मूल्यांकन करता होते हैं, पाठक होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। देखिए, निबंध में नंबर पाना कठिन इसलिए होता है क्योंकि हम अपने निबंध को पढ़वा नहीं पाते। पढ़वाने का मतलब ये है कि हम जो है उल जुलूल के जो है डायरेक्शन बना लेते हैं, हम जो है असतत लिखते हैं, मतलब कि जो उसका सीक्वेंस होता है वो सही नहीं होता है। इंट्रो हमारा इतना सामान्य होता है, जैसे हम जनरल स्टडीज़ का लिख रहे हैं, सीधे शुरू कर दिए कि भारत में सतत विकास क्या होता है, उसकी परिभाषा दे दिए, सतत विकास की ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं आपने बता दिए, सीधे लक्ष्य बता दिए, भारत में समस्याएं क्या हैं इस समय, चुनौतियाँ क्या हैं, भारत क्या है। तो इस तरीके से कॉमन निबंध हो जाता है। लेकिन जब आप इसमें जो है ना वर्तमान जो समय में बातें चल रही हैं, ठीक है ना, उनका उपयोग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, विकास कर रहे हैं हर विभाग में। हमने साइंस टेक का एक उदाहरण दे दिया कि हम इस फील्ड में भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, विज्ञान तकनीकी में हमने इतना ग्रो कर लिया है। लेकिन क्या ये सतत विकास है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह सस्टेनेबल चीज़ें पैदा करेगा? बेरोजगारी तो नहीं पैदा कर देगा, है ना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम क्या है, शारीरिक रूप से कमज़ोर तो नहीं होंगे? जो सारी चीज़ें ऑटोमेशन से होने लगेंगी तो मनुष्य के अंदर आलस, मनुष्य के पास काम की कमी तो नहीं रहेगी? उसको हम कैसे सतत बनाएं? इस तरीके की चीज़ें जो है आप क्या कर सकते हैं, एक इमोशन डाल सकते हैं वर्तमान तकनीकी के आधार पर इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये आपका एक मॉडस ऑपरेंडी ये रहेगा कि आप जो है पहले क्या करेंगे, कहानी, एक इमोशनल कहानी, कहानियों में हमेशा जो है इमोशंस डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए एक ग्रामीण परिवेश से, एक शहरी परिवेश से, जिसमें जो कुछ बेसिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के, फिर कुछ तथ्यों के साथ जो है आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है एक अच्छा इंट्रो आपका हो गया। अब आपको दूसरे बिंदु पर चलना है, जो कि हमारा क्या है, दूसरा बिंदु सतत विकास क्या है। अब सतत विकास की परिभाषा जब एक पैरा में दे सकते हैं, ठीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा, दूसरा जो हमारा बिंदु है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। हम इसके विभिन्न डायमेंशन को अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि डायमेंशन इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। आज हम लोग जो चीज़ें समझेंगे, ये देखिए 2 पार्ट में आपको 2 घंटे में ये पूरा निबंध कंप्लीट होता है, चूँकि ये काफ़ी बड़ा निबंध है, क्योंकि इसके जो 17 लक्ष्य हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, और आप इसको फोकस करके जो है क्या कर सकते हो, इसका उपयोग जो है आपको जनरल स्टडीज़ के कई पार्ट में कर सकते हैं, उसको भी हम लास्ट में समझेंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि पार्ट, अभी दूसरा भाग हमें लिखना है, क्या है, सतत विकास क्या है।
क्लियर है? सतत विकास क्या है इसके बारे में हम एक छोटी सी परिभाषा से इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि सतत विकास के बारे में लगभग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या गोल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सतत विकास क्या है। तो सतत विकास क्या होता है दोस्तों? सतत विकास ऐसे विकास से संबंधित है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है ऐसे विकास से है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की को पूरा करना है। ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कंसिडर एज डेवलपमेंट of a nation, of a country in which we can consider the future जो जनरेशन है हमारी, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके वर्तमान की आवश्यकताओं को हम पूरा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर उदाहरण नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब बार बार चीज़ें, हर चीज़ जो है एग्जामिनर को समझानी नहीं है। ये पूरा पैरा ही अपने आप में एक अच्छी परिभाषा है। ये पूरा जो 2-3 लाइन है इसमें, ये अपने आप में ही एक अच्छी परिभाषा है। ठीक है ना। मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर कॉन्फिडेंट रहो। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे हम वाटर, ठीक है ना, एयर, ठीक है ना, सॉयल, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसका हम अतिशय दोहन करने पर जो है समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो अगर आज हम जल का उपयोग कर रहे हैं, खास करके ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, जो ग्राउंड वाटर है हमारा, ये आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। चेन्नई, आप देखें केप टाउन दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर पूरी तरीके से ग्राउंड वाटर है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। चेन्नई में भी आप देखेंगे पूरी तरीके से लगभग ग्राउंड वाटर समाप्त हो चुका है। आप देखेंगे पूरे भारत में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। अब 400-500 फीट पे ही पानी मिल रहा है। तो ये समस्याएं जो है हम क्यों उपजा रहे हैं? जब ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा तो हमारे पास वाटर के और रिसोर्सेज क्या हैं? जो भी हमें समुद्र में जल है या नदी में जल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, और उसको प्यूरीफाई करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी लगेगी। एनर्जी का मतलब है कि हम फिर से पोल्यूशन पैदा करेंगे। तो ये एक बड़ा ही गंदा मैसेज जाएगा हमारी फ्यूचरिस्टिक, जो हमारे भविष्य के जो भी पीढ़ियाँ हैं उनके सामने। हम तो वाटर का हम यूज़ जो है वह वाइजली यूज़ करें, ठीक है ना, वाइजली यूज़ करें, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे एयर हमारे पास, ऐसा नहीं कि एयर ख़त्म हो रहा, एयर को हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना।
हम जंगलों को काट रहे हैं जिससे कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। हम क्या है कि बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कि जैसे कि हमारा अब नई पीढ़ी जब पैदा ही होगी तो उसको ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे हार्ट डिजीज़, बहुत सारे जो है लंग्स से संबंधित डिजीज़ जो है बचपन में ही होने लगेंगे, तो वो एक समस्या होगी। तो एयर में जो पोल्यूशन है इसको समाप्त करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, प्लांटेशन पर ध्यान देना है, फॉरेस्टेशन पर, प्लांटेशन पर ध्यान देना है, जिससे कि ये एयर जो है हमारे लिए सस्टेनेबल होगा। हम अगर ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, अपने एक्वीफर जो है जिसमें ग्राउंड वाटर होता है उनको रिफ़िल करने के, रिचार्ज करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सॉयल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन हमने किया 1966 से में हमने जो एम.एस. स्वामीनाथन के निर्देशन में हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन किया, उसमें हाई यील्ड जो क्रॉप्स का हमने उपयोग किया, उसमें हमने जो है पेस्टिसाइड यूज़ किए, हर्बिसाइड यूज़ किए, वो तो चलिए मिट्टी को बर्बाद कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो है बिजली जो फ्री की थी उससे लिए ग्राउंड वाटर जो है हमारा समाप्त हो गया। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आप देख रहे हैं उसकी समस्या झेलने को मिली। लेकिन जो हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स जो यूज़ कर रहे हैं अपने खेतों में अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसमें क्या समस्या आ रही है, उससे हमारा जो सॉइल जो है ना डिग्रेड हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन। और ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए हमारे जो सबसे मूल आवश्यकता है ना वो क्या है, वह भोजन पानी है, ठीक है ना। कपड़े नहीं भी रहेंगे तो भी हमारा कुछ काम चल सकता है, लेकिन भोजन पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जो है जीवित नहीं रहेगा। और भोजन का सबसे मेन सोर्स जो है हमारा सॉइल है, जो अपर सॉइल हम देखते हैं, जो फर्टाइल सॉइल होता है जिसमें हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, अगर वो बंजर हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी, जिससे कि भोजन की क्रॉप जो है फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी, जिससे कि हमारा गोल नंबर 2 जो है, जो कि भूखमरी से संबंधित है, वो समस्या हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा समझाने का एक प्रयास था। आप एक सिंपली क्या लिखोगे, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ठीक है ना, हम अगली पॉइंट पे बात करेंगे। जो हमारा तीसरा बिंदु है, सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं वो आप नोट डाउन करोगे। उसके बाद हम 17 के 17 जो है सतत विकास लक्ष्यों की बात करेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य जो है, जिसको एजेंडा 2023 भी कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य। अब यहाँ पर मैं हमेशा SDG लिखूंगा, ठीक है ना। जिसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह जो है इसे कब अपनाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में 193 कंट्रीज देशों के सहयोग से अपनाया गया था, जो कि कब तक के लिए है, इसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अभी जो है इसको जो है 2016 में, ठीक है ना,
2016 में लागू किया गया। भारत 2017 में जुड़ा है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 2017 में, ठीक है ना, भारत इससे जुड़ा। हालांकि पास करने के समय भारत भी इसका एक मेंबर था। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें कुल 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है प्रभावी जब हुआ है, ये 1 जनवरी है 2016 को ये प्रभावी हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर है। तो ये टोटल जो है एक ओवरव्यू है। अब इस ओवरव्यू के साथ ही हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे SDG गोल्स जो 17 हैं वो क्या है, ठीक है ना। इसी में हम बात करेंगे। तो कुल 17 गोल्स हैं, क्लियर है ना। उन 17 गोल्स को हमें याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने क्लास में आपको याद करवाया है, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा छोटा फॉन्ट कर लें, जिससे आसानी होगी आपको। 17 के 17 जो है एक ही पेज में आपको लिखवा दें, ठीक है ना। पहला गोल्स क्या है हमारा, नो पॉवर्टी, ठीक है ना, जिसको नो पॉवर्टी, गरीबी को समाप्त करना है। बड़े बड़े, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। और आप भी एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। गरीबी को समाप्त करना। जो दूसरा हमारा है वो है जीरो हंगर, जिसमें हम क्या लिखेंगे, भूखमरी को समाप्त करना। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, वो है आपका गुड हेल्थ एंड वेलनेस। एंड वेलनेस, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है ना, अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित है। चौथा जो है हमारा वो क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा क्लियर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है ना। पांचवा जो है हमारा जेंडर इक्वलिटी, जिसको हम कह सकते हैं लैंगिक समानता। क्लियर है ना। छठा जो है हमारा वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता।
7 जो है वो हमारा क्या कहता है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एंड क्लीन एनर्जी, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है ना। 8वां जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ एवं डिसेंट वर्क। डिसेंट वर्क यानी कि आर्थिक वृद्धि और सम्मानित कार्य, कार्य लिख देते हैं, अच्छा कार्य। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 9 पर। 9 जो है हमारा 3I है, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। तो इंफ्रा हम पहले कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इनोवेशन, जिसको हम कह सकते हैं अवसंरचना, अवसंरचना, उद्योग और नवाचार। क्लियर है। 10 पे हमारा क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, विषमता को हटाना। ठीक है ना। रिड्यूस इनइक्वालिटी, विषमता को समाप्त करना। ग्यारह है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी से संबंधित है यह। ठीक है ना। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, क्या है ये, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सतत शहर और कम्युनिटी। 12 पे हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबल को क्या बोलेंगे, उपभोग एवं जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन। ठीक है ना। 13 पर हमारा है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। 14 पे हमारा है लाइफ
अंडर वाटर, बिलो वाटर। जल में जीवन, पंद्रह। लाइफ ऑन ग्राउंड, लाइफ ऑन ग्राउंड पृथ्वी पर जीवन या सतह पर जीवन। और 16 जो है इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय। और 17 जो है हमारा वो है पार्टनरशिप फॉर ऑल। फॉर ऑल, सभी के लिए क्या है, सभी से सहयोग। भागीदारी। तो ये टोटल जो है 17 गोल्स हैं, ठीक है ना। मैंने एक पेज पे लिखने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। अब इन गोल्स को, ठीक है ना, प्राप्त करने में भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है, यानी कि वर्तमान समय में इसकी स्थिति। जैसे कि हमने देखा था कि अभी नया आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा इसमें, जिससे कि क्या होगा कि आपको 2024 में एसडीजी क्या हमारे आंकड़े हैं और कुछ लक्ष्य कुछ हमारे पास हैं। जैसे 2022 में इसका जो है 121वां स्थान था, 116वां 112वां मेरे ख्याल से अभी है वर्तमान में 2024 में। 23 में 24 का अभी आंकड़ा शायद नहीं आया है, 24 का आंकड़ा आएगा तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। क्या है कि एक इंडेक्स आती है, ठीक है ना, सतत विकास रिपोर्ट आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक रिपोर्ट है 2022, 23, 24, इनके आंकड़ों को लेकर के आप बात कर सकते हो। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, विभिन्न इंडेक्स हैं जो हमें क्या बताते हैं कि हमारा क्या स्थान है। तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो कुछ आंकड़े हैं जिसमें बताया गया है कि 84 जो हमारे 169 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें 84 में भारत ने ग्रोथ की है, 27 में डिक्लाइन किया है, और कुछ और मुद्दे हैं जिसमें अभी न्यूट्रल है। तो इन सभी को आंकड़ों को दे करके हम एक बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारा ये गोल जो है वो अचीवेबल है कि नहीं है, हम क्या इसमें प्रयास कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो है इस चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। एक बड़ा है इंटरेस्टिंग, अभी 1 घंटे की और इस पर हम जो है एक मनन करेंगे, तो जिससे कि हमारा एक पूरा ऐसे खुल करके आएगा। तो अभी हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे जो है हम देखते हैं कि भारत सरकार की वर्तमान में इन एसडीजी को प्राप्त करने में क्या स्थिति रही है।